जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मित्रों, संयुक्त अकेडमी पर प्रत्येक संडे को ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो उस ऑफलाइन टेस्ट का मैथ का और जीके का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब यहाँ आपको जीके का सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ आप लोगों को। तो मित्रों, आप प्रत्येक संडे को ऑफलाइन संयुक्त अकेडमी में कामतागंज में आकर टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आकर टेस्ट दे सकता है। प्रत्येक संडे को सुबह 10 बजे से होता है। तो आप दे सकते हैं। आपको रैंक भी जारी किया जाता है और इसका सॉल्यूशन दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको संडे को ही शाम को मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली एक दिन पहले ही बना लिया जाएगा। तो मित्रों, जो संडे को अब की बार टेस्ट हुआ था, चलिए हम उसके जनरल नॉलेज वाले प्रश्नों को और हिंदी वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न था इजराइल हमास संघर्ष के, जो इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चला, उसके वहाँ से प्रश्न था। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को, जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो मित्रों, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा चालू किया था, रूस और यूक्रेन के युद्ध के विवाद में। तो बचाव कार्य के लिए इसको ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था, वहाँ पर पूछा था। ये मित्रों पहला करंट अफेयर का प्रश्न था। आपका दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो मित्रों, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति जो होगी 23:52 से 23:25 उत्तरी अक्षांश। अगर मित्रों उत्तर प्रदेश का मान लीजिए मैप है, तो ये जो उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमिका बताता है वो अपना 23:52 से 30:25 तक है, जो कि लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। अब मित्रों, हम देशांतर की अगर बात करेंगे तो आपका देशांतर 73:03 से 84:39 पूर्वी देशांतर है, जो कि लगभग 240 किलोमीटर बताता है। कहने का मतलब मित्रों, उत्तर प्रदेश का पूर्णतः विस्तार कितना है उसके बारे में कहा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के क्रम में चौथे नंबर। उत्तर प्रदेश चौथे क्रम पर आता है। आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मशहूर नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है। तो मित्रों, नैमिषारण्य एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर प्राचीन काल में यज्ञ हुआ था, जो कि आपके ये सीतापुर में पड़ता है। बहुत फेमस स्थान है, ध्यान रखिएगा। लखीमपुर खीरी मित्रों अपना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ पर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों, दुधवा नेशनल पार्क। और वहाँ पर जस्ट बगल में लखीमपुर खीरी के बगल में पीलीभीत है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में है। तो आपका यहाँ पर सीतापुर सही हो जाएगा मित्रों। हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो मित्रों, मान लीजिए कि यह एक पेड़ है और इस पेड़ में ये जड़ें हैं। तो मित्रों, जड़ों से पानी पत्तियों तक, तना तक जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं मित्रों? जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल और जा से जड़। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों ट्रिक के रूप में। जा से जाइलम, जा से जड़ और जा से जल। तो जल मित्रों केशिकात्व के द्वारा, कैपिलरी के द्वारा, केशिकात्व के द्वारा जड़ों से जल पत्तियों तक जाता है, और पत्तियों से पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक लेकर आते हैं फ्लोएम के द्वारा।
फ्लोएम के द्वारा। अगर मित्रों अपना जाइलम क्लियर हो गया है तो फ्लोएम अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जड़ से जल ऊपर जाएगा इसे कहेंगे जाइलम, खाद्य पदार्थ नीचे आएगा इसे हम कहेंगे फ्लोएम। आपका मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जाइलम। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो मित्रों मकड़ियों में 6 पैर होता है, इसको हम लोग आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। कैरोलस लीनियस को माना जाता है मित्रों, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया। इन्होंने वर्गीकरण किया 2 भागों में और इन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी नहीं दिया। कोशिका के बिना आधार पर इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, इसलिए कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण फेल हो गया, गलत माना गया। बाद में आर.एच. विटेकर साहब ने 5 भागों में 5 जगत में बांटकर वर्गीकरण किया और इनका वर्गीकरण बेस्ट पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकरण किया था। ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ध्यान रखिएगा मित्रों, फिजिक्स से प्रश्न 1-2 पूछता है, वहाँ पर मात्रकों से प्रश्न बनाता है काफ़ी। तो ल्यूमेन ध्यान रखिएगा, ज्योति फलस का मात्रक है मित्रों ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आप ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति दाब तो मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल, आवृत्त का मात्रक होता है मित्रों हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। वैसे तो मित्रों अगर हम मात्रकों की बात करेंगे तो मूल मात्रक अपने 7 हैं। आपका मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, और आपका छठा कैंडेला और मोल। कैंडेला और मोल ये मित्रों आपके 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक है, रेडियन और स्टेरेडियन। आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष। तो मित्रों राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है मित्रों, भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और आप ध्यान रखिएगा, सरला आपका संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का उपसभापति जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा से अब तक 4 लोग प्रधानमंत्री बने हैं, उनका कोड है, ध्यान रखिएगा, इच गार्ड। इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। गा से आप ध्यान रखिएगा, गुजराल पूरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल। तो ये राज्यसभा से 4 लोग अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का मापने का यंत्र कहलाता है मित्रों। तो देखिए कैलोरीमीटर से जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं मित्रों। बर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापा जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, बर्नियर कैलिपर्स। इंटर वगैरह में बर्नियर कैलिपर से प्रयोग करवाया जाता है। तो एक यंत्र होता है जिसको ऐसे रहता है, बीच में रख के उसको खिसका दिया जाता है, तो एकदम एग्जैक्टली माप बताता है बर्नियर कैलिपर्स। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है,
वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो देखिए आपका करंट अफेयर से प्रश्न है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपके हैं दिलीप टर्की और रोजर बिन्नी आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। जय शाह आपके एसीसी के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपसे आईसीसी का अध्यक्ष पूछे तो ध्यान रखिएगा ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ये मित्रों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। आपका अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान, अनुमानित मान क्या होगा? तो मित्रों देखो, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 जो कि आपका ये है, और दूध का पीएच मान होता है 6.4। ये है मित्रों पीएच स्केल। पीएच स्केल का खोज किया सारेंसन ने। पीएच स्केल का खोज किया सारेंसन ने। और ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी कभी पीएच का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये मित्रों पीएच का फुल फॉर्म है। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा पीएच के संबंध में। चलिए आपका अगला 11वां सवाल है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा मित्रों, नोबेल पुरस्कार दिसंबर में प्रत्येक वर्ष बांटे जाते हैं। इस 2023 का नोबेल पुरस्कार बढ़ चुका है। नोबेल पुरस्कार मित्रों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जाता है। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसको आप तैयार रखिएगा। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यहाँ से नोबेल पुरस्कार से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आप ध्यान रखिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो कि मित्रों ईरान की रहने वाली है और इन्होंने मानवाधिकार के लिए काम किया। इसके लिए इनको शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, शांति का नोबेल पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जिसे हम लोग ओस्लो में देते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में देते हैं। बकिया 5 पुरस्कार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों संत कबीर नगर का मुख्यालय आपका खलीलाबाद में है। बात करेंगे उरई, तो आपका जालौन का मुख्यालय है उरई में। बात करेंगे गौरीगंज, अमेठी में है आपके गौरीगंज का मुख्यालय। हम बात करेंगे अकबरपुर माती, मित्रों कानपुर में 2 जिले हैं, कानपुर सेंट्रल और कानपुर देहात। कानपुर देहात को बोलते हैं हम लोग अकबरपुर माती। खलीलाबाद आपका संत कबीर नगर। अगर मित्रों सोनभद्र का मुख्यालय पूछ ले, सोनभद्र का मुख्यालय, तो आप ध्यान रखिएगा रॉबर्टसगंज। रॉबर्टसगंज जो होगा आपका, ये सोनभद्र का मुख्यालय होगा। अगर अंबेडकर नगर का मुख्यालय पूछ ले तो ध्यान रखिएगा अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कहाँ है मित्रों? अकबरपुर। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है 13वां नंबर का, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, किसको हराकर बने हैं? तो मित्रों देखिए कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनको हरा कर जीते हैं। तो टेनिस की मित्रों 4 प्रतियोगिताएं ये प्रत्येक वर्ष होती है। आपका पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा है आपका विंबलडन ओपन, और चौथा है आपका यूएस ओपन। ये मित्रों टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं इसी क्रम में होती है। पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर यूएस। इसमें से विंबलडन सबसे पुराना है, आप ध्यान रखिएगा। विंबलडन इसमें से सबसे पुराना है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, फ्रेंच ओपन को हम लोग क्ले कोर्ट पर खेलते हैं और इसे हम लोग मिट्टी पर खेलते हैं, और इन दोनों को हम लोग घास पर खेलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब मित्रों बात कर रहा है कि इसमें जो इसका तो उत्तर हो गया मित्रों। अब बात करेगा इन सब के विजेताओं की, तो आप लोग इनके विजेता का ध्यान रखिएगा, पुरुष का भी महिला का भी, किसने जीता किसने हारा। तो मित्रों आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने तीनों जीता है। आपका एक विंबलडन
कार्लोस एल्कराज ने जीता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो कहने का मतलब टेनिस प्रतियोगिता से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप तैयार रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। तो मित्रों जान लीजिए, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन शहर जो है वो है सारनाथ। पूरे विश्व का सबसे प्राचीन शहर है सारनाथ, और ये सारनाथ आपके वाराणसी में है, बीएसबी में है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो आपका जीवंत नगर वाराणसी हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कन्नौज को मित्रों इत्र नगरी कहा जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आपका 15वां प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति। तो मित्रों नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। क्यों? क्योंकि जब ये राष्ट्रपति के चुनाव की दावेदारी किए थे तो इनके विपक्ष में कोई था ही नहीं, तो इनको निर्विरोध राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए मित्रों ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन साहब हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राज्यों का संघ कहा गया है मित्रों? तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भाग 1 में मित्रों, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप। आपका 17वां प्रश्न है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो मित्रों भगत सिंह को शहीद ए आजम उपनाम से पुकारा जाता है। अजात शत्रु मित्रों, हम लोग अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक भी थी अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा मित्रों। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महाजनपद पांचाल की राजधानी। तो महाजनपद पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। महाजनपद की संख्या मित्रों 16 है, आप इनकी राजधानी याद रखिए, यहाँ से आपको 1 नंबर में प्रश्न मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, तो जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो मित्रों महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा, ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश दिया, मृत्यु हुआ, इन सभी को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसको धर्मों से जोड़कर देखते हैं। देखिए, जब इन्होंने गृह त्यागा था तो उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्यागा था उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण, इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और धम्मचक्र परिवर्तन, इनके उपदेशों को धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का छपेली है, बिल्कुल है। झोरा है, बिल्कुल है। जद्दा है, हाँ जद्दा है। चाचरी है, चाचरी है। कत्थक है, बिल्कुल कत्थक है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपके यहाँ लठमार होली भी होती है, बरसाना में लठमार होली, ध्यान रखिएगा। आपका खेल गोपाल या खेल गोपल, ये जो असम का है, कहाँ का है मित्रों? असम का लोक नृत्य है, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ की है मित्रों? तो ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जय भीम दिल्ली के लिए, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना चल रहा, दूध को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लिए योजना चल रहा है, ध्यान रखिएगा मित्रों।
हम बात करते हैं ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो मित्रों गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पश्चिम बिहार स्थित है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके क्या बनाया गया मित्रों? एसबीआई बनाया गया। ध्यान रखिएगा 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके हम लोगों ने एसबीआई बनाया और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान रखिएगा एसबीआई का हेडक्वार्टर मित्रों कहाँ है? मुंबई में है। हम बात करेंगे आरबीआई की। तो मित्रों आरबीआई आपका 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों ये आरबीआई के संबंध में है। 1934 के एक्ट से स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को पूर्ण रूप से स्थापना, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। सीडी देशमुख पहले भारतीय अध्यक्ष थे आरबीआई के और ओसबॉर्न स्मिथ आपके पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर आपके आरबीआई का लोगो है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया है। ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो मित्रों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके लखनऊ में है। राजमुंदरी में मित्रों तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, राजमुंदरी में, आप ध्यान रखिएगा। रांची में लाख अनुसंधान केंद्र है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। रेणुकूट मित्रों आपके सोनभद्र में है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ मित्रों? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में मित्रों आपकी विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेगा न्यूयॉर्क का। तो मित्रों यूएनओ में आपका न्यूयॉर्क का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। यूएनओ का और यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय आपके रोम में है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता। ध्यान रखिएगा मित्रों भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता रेगुना गुहा। भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता रेगुना गुहा। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, और लोकसभा के अगर मेल की बात करेंगे तो जीबी मावलंकर जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, पहले पुरुष जीबी मावलंकर। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो कि आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता की रहने वाली है। वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मित्रों खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को खेल का जादूगर कहते हैं, खेल का जादूगर। इन्होंने भारत को ओलंपिक में कई बार गोल्ड दिलाया है। मेजर ध्यानचंद साहब ने, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को इनके उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल के जितने राष्ट्रीय पुरस्कार हैं सब के सब 29 अगस्त को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। यूपी पुलिस के लिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा।
आपका अगला प्रश्न है झुका हुआ झंडा का क्या अर्थ है मित्रों। झंडा अपना तभी झुकेगा जब राष्ट्रीय शोक की बात होगी, जैसे कि राष्ट्रपति का निधन हो जाए या प्रधानमंत्री कोई ऐसे राष्ट्रीय शोक की बात होगी, तभी अपना झंडा झुकेगा। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो मित्रों मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी लाडली लक्ष्मी की बात आएगा तो आप तुरंत मध्य प्रदेश टिक करिएगा। जय भीम की बात आएगा तो आप दिल्ली टिक करिएगा। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के प्रमुख सेनापति कौन है। तो मित्रों तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति आपके हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इसलिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होंगे, द्रौपदी मुर्मू। आपके जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। बात करेगा मनोज पांडे के, तो मित्रों मनोज पांडे आपके आर्मी के अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध। तो मित्रों अपने उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है, ब्रज में ज़्यादा चलता है कथक। तो ये बिरजू महाराज का संबंध आपके कथक से है। कथकली मित्रों आपके केरल का नृत्य कला है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। तो पहली बात मित्रों जो ध्वनियाँ हमारे कानों को सुनने में अप्रिय लगती हैं, जो ध्वनियाँ हमारे कानों को सुनने में अप्रिय लगती हैं हम लोग उसे शोर कहते हैं। पहला बात तो शोर का ये परिभाषा हो गया मित्रों। अब जान लीजिए हम लोग 20 डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक हम लोग हमारा कान सुन सकता है, इसके बाहर के रेंज को नहीं सुन सकता है। 60 डेसिबल तक हमारे कान के लिए सुग्राह है, उसके बाद शोर लगने लगता है। तो मित्रों 80 डेसिबल का ध्वनि आपको शोर कह सकते हैं, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है मित्रों। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है, फिर द्रव में चलती है और फिर गैस में चलती है। ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। और जिसका तारत्व कम होगा उसकी आवाज़ मोटी होगी, जिसका तारत्व ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ पतली होगी। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के उपलक्ष्य में, उनको सम्मानित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है मित्रों। हेमिस गोम्पा आपका लद्दाख में स्थित है। क्यों? क्योंकि हेमिस उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है मित्रों, आपके लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। हेमिस गोम्पा कहाँ है, मठ आपके लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। और पैगोंग भारत की सबसे बड़ी झील पैगोंग आपके लद्दाख में ही है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो मित्रों आपके ये 35 प्रश्न जो है जनरल नॉलेज के थे। आपने कितना प्रश्न सही किया था, कितना गलत किया था, आप यहाँ से मिला लीजिए, कंफर्म हो जाइए। अब मित्रों हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पर। तो देख लीजिए आप हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें दिया है। पहला दिया है आहूत। आहूत का अर्थ है, तो मित्रों आहूत हम लोग जब कोई चीज़ यज्ञ में डालते हैं तो उसे आहूत कर देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा यज्ञ में डालना मतलब आहूत करना, और आहूत मतलब निमंत्रित करना। और जिसे अनेक शब्दों का एक शब्द है मित्रों, जिसे ना बुलाया गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनाहूत, उसे हम कहते हैं अनाहूत। तो मित्रों आहूत मतलब होगा निमंत्रित करना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए क्या कहलाता है मित्रों। अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा है तो वो आपका अनुमोदन कहलाता है। जब भी कभी आपातकाल लगता है तो आपातकाल का बाद में निरीक्षण किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। यहाँ पर वही बात बोला जा रहा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 में सही।
आपके अगले प्रश्न है, भाड़ झोंकना मुहावरा का अर्थ है व्यर्थ समय गंवाना, बिना अवसर बात कहना, अत्यंत प्रसन्न होना, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, भाड़ झोंकना जहाँ पर दाना वाना भूना जाता है उसमें जो आग आग लगाते हैं वही कहते हैं भाड़ झोंकना व्यर्थ काम है, व्यर्थ समय गंवाना। भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय गंवाना, ये कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। शुद्ध वाक्य छांटिए, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। तो मित्रों देखो, इस कार्य में आओगे, इस कार्य के नहीं, ये यहाँ पर में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 39 में। हम बात करेंगे आपके 40 नंबर की, अर्ध विराम चिन्ह। तो मित्रों कुछ विराम चिन्ह है, उनसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आपका पहला अर्ध विराम चिन्ह है, ये मित्रों अल्प विराम चिन्ह है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है, ये आपका विवरण चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। स्वयंभूदय में कौन सी संधि है? ये देखिए मित्रों, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सवाल है। स्वयंभूदय में कौन सी संधि है? हम इसका विच्छेद करेंगे, कहेंगे स्वयंभू, स्वयंभू कहते हैं शंकर भगवान को, स्वयंभू प्लस उदय। तो देखिए मित्रों, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। ये आपका दीर्घ संधि है, समान स्वरों के मेल से दीर्घ होता है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, वचनामृत में कौन सा समास होगा? वचनामृत में मित्रों आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद प्रधानता है, अव्यय है, बाद वाला पद इस पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए कौन सा अलंकार होगा? जहाँ उपमेय में मित्रों सिंपल सी बात है, जब संभावना की बात होती है तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आपत पड़ी प्रभात। मानो नीलमन शैल पर, क्या मानो? तो यहाँ पर देखिए संभावना प्रकट कर दिया, मानना है ना, तो संभावना प्रकट कर दिया, इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में कोई शब्द एक, दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो वहाँ पर आपका मित्रों यमक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, जिनके विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है उसे कहते हैं? तो मित्रों उसे हम लोग दोहा कहते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो मित्रों जिनके विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में यहाँ 13-13 और यहाँ पर 11-11 मात्रा होती है उसे कहते हैं। तो मित्रों उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। अगर यही बात बदल जाए, अगर कह दे उसके सम चरणों में 13-13, विषम चरणों में 11-11, तो वो मित्रों आपका सोरठा हो जाएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मित्रों 16 मात्राएं होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? मित्रों जब विराम आ जाता है, थोड़ा से रुका जाता है, तो हम लोग उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। आने वाले विराम को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? यति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ये देखिए मित्रों, कारक से प्रश्न पूछा है। कारक 8 होते हैं, कारक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और कारक का वीडियो भी आपको दिया गया है। तो ठीक समय पर आ जाना मित्रों देखिए, जब क्रिया की स्थिति को बताया जाए, जब क्रिया की स्थिति को बताया जाए, कहने का मतलब समय की बात कर दे तो कुछ नहीं सोचना है, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है, तुरंत सही हो जाएगा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। देखिए मित्रों, ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बन गया, ये जो आपका बीच में क्षेत्र दिख रहा है यही वलय कहलाता है। तो गोला का घेरा क्या कहलाएगा? वलय कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मित्रों यामा के लिए 1982 में
महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। नीरजा, रश्मि, निहार, ये सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है मित्रों, उर्वशी के लिए तो इनको ज्ञानपीठ दिया गया था। रश्मि रथी, हारे को हरिनाम, अनाम दास का पोथा, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें हैं। नगर शोभा मित्रों रहीम की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना, इनकी पुस्तक है नगर शोभा। आपका अगला प्रश्न है 50वां, अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा मित्रों। तो आपके अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और आपके मित्रों रा लुंठित है, ला आपका पार्श्व है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे मित्रों तो आपका क्षय, त्रा, ज्ञा और आपका ये संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन मित्रों आपके शा, शा, शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका वा सही हो जाएगा। अर्ध संवृत, इन दोनों को ही मित्रों अर्ध संवृत कहते हैं, अर्थात आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस फल में मिठास नहीं है, लाइन वाला शब्द, ये मित्रों लाइन वाला शब्द, लाइन वाला शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मित्रों मिठास, जैसे ही आप देख रहे हैं मिठास में आपको तुरंत समझ में आ रहा है, भाववाच्य हो जाएगा। संज्ञा मित्रों कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ध्यान रखिएगा। तो मिठास, तन्हाई, दया, उदासी, ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्तुति का विलोम होगा। स्तुत मतलब किसी का बखान करना, बड़ान करना, और निंदा मतलब उसकी बुराई करना। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा। आपका अगला प्रश्न है, उसी समय होने वाली या रहने वाली के लिए मित्रों बहुत अच्छा शब्द है समकालीन। आपने पढ़ा होगा, ये इनके समकालीन है, वो उनके एक साथ में घटने वाली घटना, एक समय पर होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है मित्रों? समकालीन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। समदर्शी जो समान दिखे। सामूहिक मतलब जो समूह में रहे। शानी मतलब पशुओं को चलाया जाता है। अति का विलोम क्या होगा? अति मतलब अधिक, अति का होगा मित्रों अल्प। अति मतलब अधिक, अल्प मतलब कम। अगला प्रश्न है, आसक्त किसका पर्यायवाची शब्द है? आसक्त का होगा मित्रों मुग्ध। आसक्त मतलब सक्षम नहीं है, मुग्ध मतलब उसी में है, विलीन है। सेठ का तत्सम संस्कृत शब्द मित्रों तत्सम कहलाता है। ये देखिए, सा से संस्कृत, सा से तत्सम। बात करेंगे तद्भव की तो मित्रों दा से हिंदी, हिंदी शब्द आपका तद्भव कहलाता है, संस्कृत शब्द आपका तत्सम कहलाता है। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, चमकीला में कौन सा प्रत्यय है? जो मित्रों पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मित्रों ये उपसर्ग है और यहाँ पर आपका प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। तो चमकीला में क्या प्रत्यय लगा है? लास्ट में ईला। क्या लगा है मित्रों? ईला। आप ध्यान रखिएगा, आपका बी सही हो जाएगा। घी कौन सा शब्द है? घी अच्छा है। घी कैसा है? अच्छा है। घी स्वादिष्ट है, तो ये पुल्लिंग है। आप ध्यान रखिएगा, घी कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। किसी का भी लिंग निर्धारित करने के लिए वाक्य प्रयोग कर लिया करो, तो वहाँ से लिंग आपको आसानी से निर्धारित हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंशु ने भोजन किया में कारक। मित्रों कर्ता ने कर्म को, अंशु ही तो करता है, अंशु ने ही भोजन किया है, कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? हम, आप, वह, तुम, मैं, सर्वनाम मतलब सभी का नाम। तो मित्रों यहाँ पर आपका मन सर्वनाम नहीं है, यह, वह, ये दोनों सर्वनाम है, बाकी यह मन सर्वनाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मन आपका रूढ़ शब्द है, जिसके टुकड़े ना हो सके मित्रों उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला बात करेंगे 49 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। यहाँ पर मित्रों आपसे शब्दालंकार की बात कर रहा है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार आपका शब्दालंकार है। तन्नी तट तमाल तनुजा तरुअर बहुछाए, देखिए ता की आवृत्ति हो रही, हम लोग शब्द कहने का मतलब हम लोग शब्द से पहचान रहे हैं, इसलिए ये आपका शब्दालंकार। यमक मित्रों कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है, इसमें भी हम लोग शब्दों से पहचान रहे हैं। जैसे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो 3 बेर 2 बार आया है, इसलिए यमक अलंकार हम लोगों ने इसको शब्दों से पहचाना। सुलेश अलंकार को भी हम लोग शब्दों से पहचानते हैं। कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किसी के संबंध में उसका अर्थ अलग अलग हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो मित्रों ये तीन के तीनों आपके शब्दालंकार है। रूपक आपका अर्थालंकार है, ध्यान रखिएगा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार, जिसमें मित्रों हम लोग शब्दों से अलंकार को पहचानते हैं शब्दालंकार, जिसको अर्थ से पहचानते हैं अर्थालंकार। इन दोनों के अतिरिक्त कोई अगर आधुनिक टाइप का, खड़ी बोली टाइप का उसमें अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर उभया अलंकार प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो मित्रों यहाँ पर प्रतिदिन में रेखांकित है, तो देखिए हम बात करते उपसर्ग की। मैंने कहा था उपसर्ग आगे लगता है, क्या प्रतिदिन किसी के आगे पीछे लगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम बात करेंगे सर्वनाम की, सर्वनाम नहीं हो सकता। मैं, आप, वह, तुम सभी का नाम, तो ये नहीं हो सकता है। बात करेंगे कारक के, कर्ता ने कर्म को, तो कहने का मतलब मित्रों प्रतिदिन आपका अव्यय शब्द है, प्रतिदिन आपका अव्यय शब्द है। कभी कभी मित्रों प्रश्नों को हल करने के लिए ऑप्शन हटा लिया करो, सही उत्तर ऑटोमेटिक वैसे दिख जाता है। तो हमेशा माइंड लगाकर ही प्रयास करना, कोई भी वर्क करना। आपका अगला प्रश्न है कमायनी के रचयिता कौन है मित्रों? तो कमायनी के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद साहब है। और एक चीज़ मित्रों, ये जो पुस्तकें पूछता है, कम से कम 2 से 3 पुस्तक प्रत्येक सेट में पूछ रहा है, तो आपको जितने भी लेखक हैं उनके पुस्तकों का नाम याद कर लेना चाहिए। तो नाम तो वैसे जल्दी याद नहीं होगा, तो मित्रों लगभग जितने राइटर हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी का ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाकर डाला है, आप वहाँ से क्लियर कर सकते, कोई भी नहीं भूलेगा। सभी के लिए बहुत अच्छे से पूरा ट्रिक बनाकर मैंने डाला, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो कमायनी आपका जयशंकर प्रसाद का हो गया। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण मतलब मित्रों होता अक्षर, वर्ण का मतलब ही अक्षर होता है। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग मित्रों शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है पिनाकी किसका पर्यायवाची है मित्रों? शंकर भगवान का बहुत फेमस नाम है पिनाकी, आप ध्यान रखिएगा। सघोष, चलिए मित्रों आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसा समझा देता हूँ, कभी भी नहीं भूलेगा। हम बात करेंगे अल्प प्राण की, तो आप अल्प प्राण के लिए ध्यान रखिएगा 135। हम बात करेंगे महाप्राण की, महाप्राण के लिए आप ध्यान रखिएगा 24। हम बात करेंगे अघोष की, अघोष के लिए आप याद रखिएगा 12। हम बात करेंगे सघोष की, तो आप सघोष के लिए याद रखेंगे 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो देखिए मित्रों जैसे का वर्ग हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ठा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। तो देखिए मित्रों जैसे मैंने कहा अल्प प्राण, तो 135 का, गा, अंगा, ये आपके अल्प प्राण हो गए। चा, जा, इया, ये आपका अल्प प्राण हो गया। टा, ढा, ये आपका अल्प प्राण हो गया। ये पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया मित्रों, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे महाप्राण की, तो आप 24, कौन कौन छूटा है? ये छूटा है, तो खा और घा
आपका महाप्राण हो गया, ये और ये आपका महाप्राण हो गया, ये और ये आपका महाप्राण हो गया, ये और ये आपका महाप्राण हो गया। अब बात करेंगे अघोष की 12। तो का और खा, चा और छा, टा और ठा, दा और धा, तो ये क्या हो गए आपके अघोष हो गए। स्टार्टिंग के 2 अक्षर ये आपके अघोष हो गए, बाकी 345 ये आपके सघोष हो गए। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। 100% आपका फिक्स है, कोई नहीं ले सकता है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है महाप्राण। बात ये देखिए मित्रों, यहाँ पर आपसे सघोष पूछ रहा है। सघोष के लिए मैंने आपको बताया था 345। ये देखिए गा आपको 3 पर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका गा हो जाएगा सघोष। हम बात करेंगे मित्रों, बात करेंगे महाप्राण की। तो मैंने अभी आपको महाप्राण के लिए बताया था 24। तो देखिए यहाँ पर खा आपका महाप्राण आ रहा है, इसलिए आपका खा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। हिंदी में किताब शब्द, किताब देखिए मित्रों अरबी है, मतलब यहाँ पर विदेशज की बात कर रहा। तो मित्रों विदेशज से एक प्रश्न रखता है। आप विदेशज को, जो विदेशी ध्वनियाँ हैं, जो विदेशी शब्द आए हैं अन्य भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होते हैं, आप उनको याद रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर में पूछता है। इसके लिए आपको 2 दिन बाद ट्रिक के रूप में पूरा विदेशज शब्दों को संयुक्त अकेडमी पर दे दिया जाएगा। आपके अगले प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का लुंठित वर्ण है। हिंदी वर्णमाला का अभी मैंने बीच में बताया था, रा को लुंठित कहते हैं और ला को पारस्यू कहते हैं। तो ये था मित्रों आपके संडे के टेस्ट का सॉल्यूशन। अब आप लोगों को नेक्स्ट संडे तैयार रहिए। नेक्स्ट संडे कोई भी आकर टेस्ट दे सकता है। आपको 20 रुपये शुल्क जमा करके आप टेस्ट दे सकते हैं। सॉल्यूशन आपको संडे को ही शाम को मिल जाएगा। रैंक आपको सोमवार को संयुक्त अकेडमी पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी रैंक आपको जारी कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप संयुक्त अकेडमी से जुड़े रहिए। हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।